हेलो बेटा, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप एकदम बढ़िया होगे। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं डिमेंशनल एनालिसिस। देखो जी, वीडियो के ऊपर लाइक कमेंट कम हो सकते हैं, कंटेंट में जान है, आपको वो देखना चाहिए, ठीक है। अभी हमने शुरुआत की है। तो डिमेंशनल एनालिसिस ये इतना इम्पोर्टेंट है कि 12th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है, वो किसी फिज़िकल क्वांटिटी की डिमेंशन पूछ लेता है। तो ये मत समझना कि ये 11th का टॉपिक है, 11th में कर लेंगे ठीक ठाक और 12th में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पड़ती है ज़रूरत, तो ध्यान से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है। तो लिख सकते हैं हम द नेचर ऑफ physical quantity is described by its dimensional formula। या डिमेंशनल फॉर्मूला लिख लो या सिंपल बेटा क्या लिख लो, डायमेंशंस। हालांकि डिमेंशनल फॉर्मूला और डिमेंशन इनका मीनिंग सेम नहीं होता, हल्का सा फ़र्क होता है। बट हाँ, अगर फिजिकल क्वांटिटी की नेचर बतानी है तो आप इन दोनों से बता सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके कुछ सिंबल कर लेते हैं। भाई ये है क्या सर, ये क्या करवाए जा रहे हो? बेटा धीरे धीरे समझ में आता है, धीरे धीरे। अभी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं इसके बारे में। तो लिखते हैं टॉपिक, सिंबल फॉर डायमेंशंस। हम सिंबल लिखने जा रहे हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन सी हो सकती है बेटा आपको पता है। सबसे पहले आप मास ले लो और यहां पर हम लिख देते हैं सिंबल। मास के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल एम। फिर लिख देते हैं बेटा आपकी लेंथ, लेंथ के लिए लिख देते हैं बेटा कैपिटल एल। और टाइम, टाइम के लिए टी। अब कोई बच्चा सोचेगा सर मास के लिए केजी होता है या ग्राम होता है, लेंथ के लिए मीटर सेंटीमीटर। ये एक प्रॉब्लम यहाँ आती है। अब लेंथ के लिए कोई बच्चा क्या लिखना चाहेगा, सेंटीमीटर, कोई मीटर, कोई किलोमीटर, ठीक है ना, कोई मील। तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है। हमने लेंथ चाहे जिस मर्जी यूनिट में लो हम तो उसको एल ही लिखेंगे, मास चाहे जिस मर्जी यूनिट में लो हम तो उसको एम ही लिखेंगे, टाइम जहाँ मर्जी लो हम तो सेकंड ही लिखेंगे। चाहे आप मिली सेकेंड कहो, चाहे आप माइक्रो सेकेंड को, हम तो सेकंड ही लेंगे, सॉरी टी ही लेंगे। तो तीन ये होगी। अब करंट आता है बेटा, करंट के लिए आपका आता है एम्पियर, तो कैपिटल ए लिख देंगे। और फिर आता है बेटा केल्विन, केल्विन के लिए क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ। आगे सिक्स लिखते हैं। सिक्स्थ के लिए हम क्या लिखेंगे, सिक्स्थ हम लिख सकते हैं आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल होती है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिंपल मोल। आगे सेवंथ होती है बेटा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसके लिए कैंडला होता है तो इसके लिए CD। ये सिंबल हैं बेटा, ये सिंबल आपको पूरे दिमाग में अच्छे से दिल तक उतार लेने हैं कि ये होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम डेफिनेशन करते हैं कि ये डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। आपने ऑलरेडी किए होंगे, नहीं किए तो बेटा आप कर लेते हैं। तो ये डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो आइए देखते हैं। तो डिमेंशनल, अब जैसे हमने यहाँ पर सिंबल लिखे हुए थे डिमेंशन के लिए, आपने उम्मीद करते हैं साथ साथ नोट्स बना लिए होंगे।
आलसी बच्चे नहीं हो आप, तो उसमें आप देख सकते हो कि किसके लिए कौन सा है। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होती हैं, ठीक है ना, और इधर उनके सिंबल थे, और उन सिंबलों को माइंड में प्रॉपर्ली अच्छे से बिठा लो, तो फिर हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी is that expression which is which enclosing the symbol for fundamental physical quantity with suitable power in closed bracket। सर क्या लिख दिया, अब देखते हैं बेटा ध्यान से ना। हमने कहा हम ऐसे छोड़कर जाएंगे, हम अच्छे से समझा कर जाएंगे। अब क्या रहा डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, उसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला होता क्या है, इज दैट एक्सप्रेशन विच इनक्लोजिंग द सिंबल, जो सिंबलों को इनक्लोज कर रहा है फॉर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विद सुटेबल पावर। अब मान लो आपने एरिया लिखना है, ठीक है ना, तो एरिया का डायमेंशन लिखना, डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया। एरिया के लिए क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखो, हमने सबसे पहले क्या लेना है, एक क्लोज ब्रैकेट लेना है। अब आपको एरिया की एसआई यूनिट पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, एसआई यूनिट। एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है बेटा मीटर स्क्वायर। मैं यहाँ पर वैसे रफली लिख देता हूँ मीटर स्क्वायर। आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखने से पहले उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पता होनी चाहिए। तो यूनिट एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो अब देखो इस यूनिट में कहीं मास का जिक्र आ रहा है, केजी आया हो, कुछ है नहीं आया ना, जिक्र किसका आया है, मीटर स्क्वायर, यानी कि लेंथ का जिक्र आया। तो लेंथ के लिए क्या सिंबल यूज करते थे, एल, और पावर कितनी है बेटा, तो एल की पावर 2 लिखेंगे, ना कि एम की पावर 2 लिखेंगे। एम तो मास के लिए यूज करेंगे ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मास का तो कहीं जिक्र नहीं है, उसकी पावर 0 लिख दो, और टाइम का जिक्र नहीं है, उसकी पावर 0 लिख दो, हो गया। अब देखो ध्यान से, इसको अब दोबारा से पढ़ो। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज दैट एक्सप्रेशन which enclosing the symbol for fundamental physical quantity। ये सिंबल है ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए, मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए टी, ठीक है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विद स्टेबल पावर। तो इनकी स्टेबल पावर है, ये नहीं कि मर्जी से कुछ भी लिख दिया, तो जो आनी चाहिए हम वही लिखेंगे इन क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट लगा दिए, हो गया। आप मुझे स्पीड का बताना, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर स्पीड। अब आपको स्पीड की यूनिट पता होनी चाहिए, तो यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा, अब मीटर के लिए एल होता है, तो पावर एम की पावर कितनी है, 1 है। इस सेकंड की पावर कितनी है, -1, तो सेकंड टाइम के लिए होता है, टाइम के लिए क्या लिखेंगे, टी। एम कुछ नहीं दिया तो बेटा 0 लिख देंगे। ऐसे ही आप बाकी चीज़ों के लिए कर सकते हो, बाकी चीज़ों के लिए, ठीक है ना। अगर आप किसके लिए आना चाहो, एक्सेलरेशन के लिए, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा,
मीटर तो बेटा लेंथ होता है ना, तो लेंथ का एल आ जाता है, और सेकंड टाइम में तो टाइम टी और पावर में -2 है तो ये आ गया, मास नहीं है तो 0 आ गया। ऐसे हम लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूले। उम्मीद करते हैं आपको पता लग गए होंगे। अब ना आपकी बुक में बेटा बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है, तरह तरह के फॉर्मूले दिए गए हैं, या इसके लिए ये डायमेंशन फॉर्मूला है, इसके लिए ये है, टेंशन के लिए ये है, थ्रस्ट के लिए ये है, स्ट्रेस के लिए ये है, पता नहीं क्या क्या। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम आगे जाकर सिलेबस करेंगे 11th क्लास का, तो हम हर चैप्टर में कोई ना कोई तो चीज़ करेंगे ना। जैसे 3rd चैप्टर में हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, 4th चैप्टर में हम, ठीक है ना, वो आ जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाता है, उसमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। और 5th चैप्टर में फिर फोर्स आ जाएगी, ऐसे आगे फ्रिक्शन आ जाएगा, टेंशन आएगी, सारी चीज़ें आके आएंगी। जब वो आएंगी हम क्या करेंगे, उनके साथ जब वो चीज़ आएगी उसकी यूनिट लिखेंगे और साथ ही डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम इस चैप्टर का बर्डन बिल्कुल कम कर देंगे। हम कहेंगे इस चैप्टर को हम बाकी चैप्टरों के साथ साथ कंप्लीट करेंगे। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं करना, करना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जिस चीज़ अब टेंशन है, अब टेंशन का आपने नाम ही नहीं सुना, मैं आपको धक्के से कहूँ कि बेटा फॉर्मूला याद करो, तो कहाँ से कर लोगे? जब टेंशन अच्छे से पढ़ेंगे भी, ये कंसेप्ट होता है टेंशन का सर, अच्छा जी, तो फिर उसका फॉर्मूला भी याद करेंगे, ठीक है, तो फिर डायमेंशन फॉर्मूला भी साथ साथ हो जाएगा। क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूले के लिए आपको यूनिट चाहिए, और यूनिट तभी बता सकते हो जब आपको फॉर्मूला पता हो, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। तो इसीलिए जब हम आगे साथ साथ करेंगे तो इनको साथ साथ कवर करते रहेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपका। अब सिंपल क्या लिखते हैं, डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशन, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ लिखते हैं, पहले डेफिनेशन बेटा ये आई, सेकंड क्या है, डायमेंशंस। अब देखो मैं हिंदी में लिखवाता हूँ क्या है इसका मतलब, ठीक है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पावर है ना, जो पावर हैं वो ही डायमेंशन होते हैं। जो पावर है बेटा कैसे, अब जैसे मैं लिखता हूँ स्पीड का, तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था बेटा, स्पीड का था, अभी लिखा था बेटा m0 LT माइनस। एक्सेलरेशन का क्या था, m0 LT माइनस 2। इस केस को देखो, इसको तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्पीड हैव 0 डायमेंशन इन मास। भाई जो पावर है ना बेटा, ये पावर है, जैसे m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1, यही डायमेंशन होते हैं, इसे डायमेंशन बोलते हैं। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, और जो ये पावर आई है बेटा ये होती है डायमेंशन, ठीक है। तो स्पीड है 0 डायमेंशन इन मास, तो मास में कितनी पावर है, 0। स्पीड हैव 1 डायमेंशन इन लेंथ, और आगे लिख सकते हैं स्पीड हैव -1 डायमेंशंस इन। ऐसे लिखने होते हैं। अगर आपको एग्जाम में टीचर पूछ रहा है कि स्पीड के डायमेंशन बताओ, तो आपने ये तो लिखना ही लिखना, साथ में ये इंपॉर्टेंट है, इसके नंबर हैं। ये तो डायमेंशन फॉर्मूला है, टीचर ने क्या पूछा, डायमेंशंस, तो आप ऐसे लिखोगे। तो ऐसे ही आप एक्सेलरेशन लिख सकते हो। एक्सेलरेशन के बेटा, एक्सेलरेशन हैव 0 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ, और -2 डायमेंशन इन टाइम।
तो हम ऐसा लिखा करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, डायमेंशन हो गए। अब करते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तीसरे नंबर पर आता है डायमेंशनल इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था बेटा, m0 LT-1 अभी लिखा है। और इसको इक्वल किसके रख दो, फिजिकल क्वांटिटी की जो थी, क्या थी वो, स्पीड। हाँ, अगर ऐसे लिख दिया ना तो ये बन गई डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन कैसे बनती है, बाय इक्वेटिंग फिजिकल क्वांटिटी टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। तो लिख सकते हैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, ठीक है ना। लिख सकते हैं dimensional equation is that equation which obtained on equating physical quantity to its डायमेंशनल फॉर्मूला। बेटा छोटा छोटा फर्क है ना, अगर अकेला ये लिखोगे तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर ये लिखते हो तो डायमेंशनल इक्वेशन। तो अब देखो ये बन गई आपकी डायमेंशनल इक्वेशन। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसको कर देते हैं साफ। अब जिक्र आता है, सर आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बता दी, 7 फिजिकल क्वांटिटी बता दी जो फंडामेंटल हैं, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बेटा अब नोट करके लिखना। ठीक है ना। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, इनके पास यूनिट तो हैं बट नोट हैव डायमेंशन। मतलब जैसे आपका प्लेन एंगल आया था, आपका आया था सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट क्या थी बेटा, इसकी यूनिट थी रेडियन, इसकी क्या थी, स्टे रेडियन। सिंबल बेटा ये है यूनिट के। ये भी क्या है, डायमेंशनलेस। और ये भी क्या आपकी, अब कोई आपसे एग्जाम में पूछे कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिनके पास यूनिट तो है बट डायमेंशनलेस है, तो आप बता सकते हो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब जिन बच्चों को प्लेन एंगल नहीं पता तो मैं हल्का सा याद दिलवा देता हूँ प्लेन एंगल क्या होता है। अगर ये बेटा कोई सर्कल है और ये सर्कल की रेडियस क्या है r, और ये एंगल थीटा बन जाता है, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर्क लेंथ है l, थीटा इक्वल टू आता है बेटा l/r। तो बस यहाँ पर ये याद रखना, थीटा किस में है, रेडियन में है, कहीं डिग्री में ले लो, डिग्री में नहीं लेना, सावधान सावधान। और दूसरा क्या था, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है बेटा आपका, जैसे हम यहाँ पर बना लेते हैं ये वाला, ये 4 डायमेंशन में आता है। आप पिछली वीडियो जाकर अच्छे से देख सकते हो, ये ओम्स आ जाता है और ये आर है और ये एरिया कैपिटल ए है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है बेटा, एरिया बाय आर का ये एंगल होता है, ये 3 डायमेंशन में एंगल बनता है।
तो प्रीवियस वीडियो में हमने इसका जिक्र किया हुआ है। तो आपका ये हो चुका है, ठीक। अब एक प्रोसीजर लिख लो बेटा, क्वेश्चन करते वक्त काम आएगा। हाउ टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला। आप डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कैसे कर सकते हो? तो स्टेप याद रखना। स्टेप फर्स्ट आएगा, आपके पास किसी न किसी चीज़ का तो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा होगा ना। जैसे मान लो आपसे किसका पूछ लिया, फोर्स का पूछ लिया। स्टेप फर्स्ट क्या है? राइट फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स SI यूनिट। आपने SI यूनिट लिखी। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपके पास एक फोर्स आ गई, आपने फोर्स का क्या निकालना है? डायमेंशन फॉर्मूला। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? यार हमें तो पता नहीं यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। वैसे तो यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन। लेकिन मैंने ऐसा यूनिट लिखनी है और राइट इट्स ऐसा यूनिट इन फंडामेंटल, एक मिनट, इन दी टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। एक मिनट में क्या कर रहे हैं? इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। एग्जाम्पल के लिए न्यूटन तो है, लेकिन इसको किसी ने लिखना फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में। तो कैसे लिखोगे फोर्स को बेटा? न्यूटन होती है, ठीक है, हम लिखेंगे न्यूटन को, फोर्स होता है इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यूनिट लिखने के लिए बेटा मास की क्या होती है? kg, और एक्सेलरेशन की क्या होती थी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आती है बेटा ऐसा यूनिट, हमने ऐसे लिखनी है हमेशा। तो पहला स्टेप हो गया। स्टेप सेकंड, अब इसको क्लोज ब्रैकेट लो बेटा, और kg किसके लिए होता है? मास के लिए। और मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला में m आता है, मीटर के लिए बेटा L आता है, और सेकंड के लिए टाइम आता है। तो ये बन गया बेटा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। आपने ऐसे लिखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है आपका वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी को लिखो और उसकी SI यूनिट लिखनी है इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट, ठीक है ना। तो इससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल, ठीक है ना। वेरिएबल यहाँ लिखते हैं, वेरिएबल। अब आपके वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? तो वेरिएबल हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट। एक डायमेंशनल वेरिएबल, और यहाँ आते हैं नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। मतलब एक डायमेंशनल वेरिएबल है, एक नॉन डायमेंशनल। इनके डायमेंशन नहीं होते, इनके डायमेंशन होते। तो लिख सकते हैं उसके बारे में। वेरिएबल का मतलब आपको पता होगा, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं आती। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ना ही वैल्यू फिक्स है,
ऐसे क्या लिखते हैं हम, वैल्यू फिक्स नहीं है, डायमेंशन है। वैल्यू फिक्स नहीं है पर डायमेंशन है, तो यहां पर लिख सकते हैं ना ही वैल्यू फिक्स्ड है, मतलब वेरिएबल तो है ही है, ना ही डायमेंशन। एग्जाम्पल हैं आपके पास ऐसे जो वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती हो और उनके पास डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो। एग्जाम्पल के लिए बेटा आज के एरिया, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। अब फोर्स है तो मैं इस मार्कर के ऊपर चाहे जितनी मर्जी फोर्स लगा सकता हूँ ना, ऐसे नीचे करके। तो फोर्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन फोर्स के पास क्या है, डायमेंशन तो है। एरिया की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस वाइट बोर्ड का एरिया कुछ है और इस दीवार का जिस पर ये लगा हुआ है उसका एरिया कुछ है, तो मतलब यहाँ पर वैल्यू फिक्स नहीं है बट डायमेंशन तो है ना, तो वो होते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। आगे आते हैं नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। ये कौन से होंगे, ना ही तो वैल्यू फिक्स है, मतलब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और ना ही डायमेंशन है, ऐसे मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो रही हो बट डायमेंशन लेस हो। तो आज क्या है बेटा, एग्जांपल के लिए प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, क्या इनकी वैल्यू फिक्स होती है, नहीं फिक्स होती ना। प्लेन एंगल बेटा ऐसे बनाते हो, ये थीटा, ये आर, ये आर, ये एल, तो थीटा आता है आपका एल बाय आर। अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है ना, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री, 37 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल तो है ना। लेकिन अभी पता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, तो ये कैसे हैं, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट सेम लॉजिक से बेटा चलेंगे। डायमेंशनल कांस्टेंट, और यहां पर करते हैं एक होता है नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स है और साथ में डायमेंशन भी हैं। तो पहला एग्जांपल लिख सकते हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, इसका सिंबल होता है कैपिटल जी और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। यूनिट क्या लिखेंगे बेटा, इस फॉर्मूले से आप यूनिट याद रख सकते हो, फोर्स इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाय r का स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो ये आ जाएगी न्यूटन, और यहाँ से आपका आ जाएगा मीटर का स्क्वायर, और ये आ जाएगा मास यानी कि kg माइनस, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस। तो अब कहोगे सर इसका डायमेंशन फॉर्मूला, अभी बताते हैं थोड़ी देर में। तो सेकंड नंबर पर लिख लो आप प्लांक कांस्टेंट। अब प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तीसरे नंबर पर याद रखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको H से रिप्रेजेंट करते हो, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जो आपका इसको K से रिप्रेजेंट करते हो, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 और जूल पर केल्विन। ये तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करोगे तीनों करोगे 11th में आगे जाकर, बट फिलहाल के लिए आपको ये याद रखने पड़ेंगे।
ज़्यादा मैं करवाता नहीं और बिल्कुल मैं छोड़ता नहीं। तो अब इसका डायमेंशन फार्मूला, इसका डायमेंशन फार्मूला और इसका डायमेंशन फार्मूला, तीनों के तीनों आप लिखने की ट्राई कर सकते हो। मैं आपको जस्ट थोड़ा सा आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। जैसे फोर्स होता है, न्यूटन फोर्स है ना, तो मैंने कहा था पहला स्टेप क्या आएगा, जी का डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए। अब फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का केजी आएगा बेटा और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड यानी कि LT-2, और फिर बेटा मीटर का स्क्वायर यानी कि L की पावर 2 और केजी यानी कि M की पावर -2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो केजी का कैपिटल M आएगा, ये बन जाएगा M की पावर -1 और L की पावर 3 और T की पावर बेटा -2, ये आता है। ये किसका आ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। आप कहोगे सर इसका क्या आएगा, जूल का कैसे निकालेंगे। अब जूल बेटा कुछ नहीं होता, एक तरह से वर्क डन होता है, एनर्जी होती है, एनर्जी होती है ना। तो काइनेटिक एनर्जी से फॉर्मूला निकाल लो, क्या आएगा, ½ mv। बेटा कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, अभी आगे बताएंगे। m मास है, मास क्या जाता है बेटा केजी यूनिट, और वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड, और पावर बेटा 2 भी है, ये बन जाएगा ये जूल की है बेटा, जूल की। जूल को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात सेम है। मैंने कहा था फिजिकल क्वांटिटी जो भी यूनिट है उसको किस इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल, तो फंडामेंटल यूनिट यही तो है। जूल कहाँ फंडामेंटल है, की या साथ में कहीं नहीं की। इसका बन जाएगा बेटा आपका जूल का, ये केजी का m आ जाएगा L2T-2, ये जूल का आया। लेकिन आपको देखो ना जूल इंटू सेकेंड, तो h का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा क्या आएगा आपका, जूल का लिखो mL2T-2 और यहाँ से सेकंड का साथ लगा दो बेटा t, तो इस t की पावर 1 है बेटा, इसकी -2 है, तो कुल मिलाकर जब पावर को ऐड करोगे तो -2 + 1 तो वो आ जाएगा -1, ये इसका आ गया। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसका क्या आएगा बेटा, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। जूल का बेटा ये लिखा हुआ, ये याद रखना जूल का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और केल्विन के ही होता है, केल्विन का के ही होता है, अगर आपको पता हो तो। साथ लिखवाए थे, ध्यान से देखो। चलो ये आ गया बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीचर कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछेगा ही पूछेगा, फिर मत कहना, ठीक है ना। चलो इसको हटा देते हैं। अब ये कर लिया, तो नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से होते हैं वो देख लो, ठीक है ना। अब कांस्टेंट तो हैं बट डायमेंशन नहीं है। ऐसे कौन से हैं भाई जो कांस्टेंट हैं पर डायमेंशन नहीं है। तो बेटा सबसे पहले आपके नंबर आ जाते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे नंबर। ये कांस्टेंट तो हैं, वैल्यू फिक्स है ना, 2 2 ही है, 3 3 ही है, लेकिन इनके डायमेंशन फॉर्मूले नहीं होते। और जैसे पाई आ गया बेटा, जैसे ई आ गया, कहीं लिखा मिल जाए, तो इनके डायमेंशन नहीं होते, तो ये डायमेंशनलेस है तो कांस्टेंट, ठीक है ना। हाँ इतना ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इससे रिलेटेड ना कुछ नोट्स हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो देखते हैं, वो देखते हैं, क्योंकि डायमेंशनल के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। नोट, तो पहली बात क्या है, जैसे बेटा आपका साइन थीटा आता है ना, जैसे आपका कोस थीटा आता है, टेन थीटा लगा लो,
ये सारे क्या हैं, डायमेंशनलेस है। ये थीटा क्या होता है, ये वाला अंदर वाला, ये क्या होता है, डायमेंशनलेस। अभी बताया था प्लेन एंगल बेटा, प्लेन एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो ये डायमेंशनलेस है। अच्छा सेम बेटा ये भी थीटा तो वही है ना, ये भी थीटा वही है, तो यानी कि ये चीज़ डायमेंशनलेस होती है। ये थीटा जो अंदर डालोगे डायमेंशनलेस होगा। कैसे सर, कोई एग्जांपल दो। मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास, साइन अल्फा के साथ उसने टाइम लगा दिया टी, ये अल्फा है ये टाइम है, तो वो आपसे कहेगा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। अब बताओ ये कुल मिलाकर जो भी अंदर आया थीटा आया, इसका तो डायमेंशन होना नहीं चाहिए। अगर इसका डायमेंशन नहीं होना चाहिए अल्फा टी, ये तो डायमेंशनलेस होंगे ना, मतलब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, डायमेंशनलेस यही होता है, सबकी पावर क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ पर देखो अल्फा का निकालना है ना, तो टाइम का क्या आता है, टाइम का तो t आता है। इधर क्या था बेटा, m0, l0, t0। इस t को नीचे ले जाओ, जैसे इस t को नीचे ले जाओगे m0, l0, t0, इस t को नीचे रखोगे तो क्या बनेगा, ये आएगा। अब t को ऊपर ले जाओ, ये पावर 0 ये पावर 1 है, ये पावर ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। m0, l0, t-1, तो अल्फा का डायमेंशन क्या आया, m0, l0, t-1। हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। मतलब ये अंदर वाली जो चीज़ होती है डायमेंशनलेस होती है, तो डायमेंशनलेस का मतलब क्या है कि सबकी पावर क्या आएगी 0। तो इस हिसाब से आप ना लॉजिकली भी सोच सकते हो, इतना लंबा काम करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, आप सोचते सर इक्वल टू में तो पावर 0 0 आनी है ना, ऐसा केस कब हो सकता है। अब यहाँ पर आपको पता है कि t की पावर कितनी 1 आ गई, और ये सब 0 0 आएगा, तो यहाँ पर अल्फा की पावर अगर t-1 हो जाए, ये t1 है तो अपने आप नहीं 0 बन जाएगा। यानी अगर इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर -1 आ जाएगी टाइम में, इसकी 2 होती तो इसकी -2 आ जाती भाई, तभी तो ऐड करके 0 आएगा ना। उम्मीद करते हैं आप समझे होगे, नहीं समझो तो बेटा फिर ये आपके लिए मेथड है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, पावर ऑफ एनी क्वांटिटी इज प्योर नंबर। प्योर नंबर का मतलब क्या है, दैट इज डायमेंशनलेस। अब मान लो किसी ने क्वेश्चन करते करते आपको ही आ गए e की पावर बीटा इंटू एल। बीटा कोई भी कांस्टेंट है और एल क्या है बेटा, आपकी लेंथ। वो आपसे क्या पूछ रहा है कि बीटा का डायमेंशन बताओ। बीटा कांस्टेंट तो है बेटा, लेकिन कांस्टेंट के डायमेंशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये मत कहना सर कांस्टेंट है तो डायमेंशन नहीं होगा, तो गलत हो जाओगे। अब क्या करना है भाई, पावर मैंने कहा प्योर नंबर होती है, प्योर नंबर मतलब डायमेंशनलेस। तो इसका डायमेंशनलेस है, सबकी पावर क्या आ जाएगी 0। और यहाँ पर देखना बेटा, बीटा तो का हमें पता नहीं, एल का हमें लेंथ का पता है, एल होता है। यहाँ तो सेल को नीचे ले जाओ, ऊपर कर दो कि पावर -1 चला जाएगा। या ऐसे सोचो कि क्या करें कि डायमेंशनलेस बन जाए, तो बीटा की पावर होनी चाहिए l-1, सॉरी बीटा की वैल्यू होनी चाहिए l-1 डायमेंशनल वैल्यू। समझ में आएगी नहीं आई, नहीं आई सर, नहीं आई, अरे आएगी भी नहीं। अब देखो इस l को नीचे ले जाओ, इस l को नीचे ले जाओ बेटा, और इसको जैसे ही ऊपर ले जाओगे तो पावर नीचे +1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। m0 l-1 t0।
तो ये बीटा का डायमेंशन आ गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप हल्के फुल्के क्वेश्चन करोगे तो। अच्छे क्वेश्चन भी कर सकते हो इससे, अच्छे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे पहले बता देते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये दोनों कोशिश करेंगे कवर हो जाएं। अगर नहीं होंगे तो एक कवर करेंगे, एक अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। सो तब तक टेक केयर, नोट्स बनाते रहना, और हाँ वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और क्या लाइक कर दो, कमेंट कर दो यार, पैसे नहीं लगते, ठीक है। टेक केयर।